हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये एडमिन का लॉगिन पेज डिज़ाइन कर लिया था। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करवाना है और डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जो डेटा है, एडमिन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये दोनों स्टेट वेरिएबल्स में स्टोर करना पड़ेगा ताकि हम बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजते समय ये डेटा पास कर पाएँ। ठीक है, आपने डेली एक्सपेंस ट्रैकर वाले प्रोजेक्ट में देखा होगा कैसे हम स्टेट वेरिएबल्स के अंदर डेटा लेते हैं फॉर्म का। ओके, तो सबसे पहले स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू वगैरह सेट कर पाते हैं इसके थ्रू हम। तो यूज़ स्टेट आपने लिखा, जो कि रिएक्ट का टेम्परेरी मेमोरी बॉक्स होता है। ठीक है, इसके थ्रू आप फॉर्म का डेटा एंड दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो। फॉर्म का डेटा मैनेज करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये फंक्शन के अंदर आके हम क्या करेंगे, दो स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, मैं एक स्टेट वेरिएबल बना के भी काम कर सकता हूँ, बट यहाँ पे दो ही फील्ड्स हैं, है ना। एक तरीका तो हमारा ये होता था, जैसे साइन अप वगैरह है तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होंगी। यूज़र नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड हो गया। तो बहुत सारी फील्ड का डेटा रिसीव करना होगा। तो उस समय हम एक सिंगल वेरिएबल बना के भी काम करते हैं फॉर्म डेटा, जो मैंने आपको दिखाया था डेली एक्सपेंस ट्रैकर वाले प्रोजेक्ट में। एंड अभी यहाँ पे दो ही फील्ड्स हैं तो मैं दो अलग अलग वेरिएबल भी बना सकता हूँ। ठीक है, मैंने दो अलग अलग वेरिएबल बना दिए। एक बना दिया यूज़र नेम। ठीक है, वॉइस का अगर कुछ इश्यू आ रहा हो, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, सेट यूज़र नेम। तो यूज़र नेम सेट यूज़र नेम, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट वेरिएबल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जो सेटर फंक्शन होता है, सेटर फंक्शन जो इसके अंदर वैल्यू को सेट करेगा। तो हमें इसके अंदर क्या सेट करना है, इस फॉर्म की फील्ड को, आपको पीछे दिख रहा होगा यूज़र नेम से जो डेटा आएगा, इस फॉर्म का जो डेटा आएगा यूज़र नेम, वो इसके अंदर हम रखेंगे। इसी तरह एक पासवर्ड के लिए बनाएंगे। तो इनिशियली इसमें कुछ रखना पड़ेगा, तो वो यूज स्टेट के थ्रू हम इनिशियली इसमें क्या रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा यूज स्टेट, और इनिशियली मैंने इसके अंदर ब्लैंक स्ट्रिंग को रख दिया, मतलब शुरू में इसमें कुछ नहीं है। इसी तरीके से आप स्टेट वेरिएबल बनाते हो। ये स्टेट वेरिएबल का नाम, ये सेटर फंक्शन जो इसके अंदर डेटा ले आने का काम करेगा, एंड यूज स्टेट जिसमें हम शुरू में बताते हैं, शुरू में जो भी डेटा देना है, जनरली ब्लैंक होता है या नल होता है या एम्प्टी एरे इस टाइप का डेटा होता है, या जीरो हो सकता है। अभी हमने ब्लैंक रखा। ओके, तो ये एक हो गया। उसी तरीके से दूसरा स्टेट वेरिएबल। अब हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एडमिन का नाम और पासवर्ड। तो दूसरी फील्ड का जो डेटा आएगा वो हम इस स्टेट वेरिएबल के अंदर रखेंगे। नाम कुछ भी रख सकते हो, बट इजीली जो समझ में आए वो नाम आप दे प्रोवाइड कर देना। ठीक है, यहाँ पे सेट पासवर्ड रखा। इसका नाम भी आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पासवर्ड है तो सेट पासवर्ड रखना है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। एंड अब चलो पहले तो इसके अंदर डेटा आएगा कैसे उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें इस डेटा को पहुंचाना है बैकएंड तक। ठीक है, तो अब हम जाते हैं यहाँ पे। देखो, इस फॉर्म का डेटा हमें लेके आना है वेरिएबल्स के अंदर। तो जैसे ही हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे ना, जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा ABCDEFG, तो कुछ भी मैं यहाँ पे जो नाम दूंगा, जैसे ही मैं यहाँ टाइप करते जाऊँगा तो वो डेटा मुझे अपडेट करवाते जाना है किसके अंदर, हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर। जैसे ही पहली फील्ड के अंदर जो भी हम लिखते जाएंगे वो इसके अंदर आते जाएगा, फिर दूसरी फील्ड के अंदर जो लिखते जाएंगे वो इसके अंदर आते जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम बात कर चुके हैं इन चीज़ों की
डेली एक्सपेंस ट्रैकर वाले प्रोजेक्ट में आप देख लेना। ओके, तो हम कब करते हैं इसको? ऑन चेंज इवेंट पे करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। ऑन चेंज इवेंट पे मैं सेट करूँगा। ऑन चेंज क्या है? एक इवेंट लिसनर है, एक इवेंट है। जैसे ही हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो ऑन चेंज इवेंट है वो ट्रिगर होता है, मतलब वो चलेगा, फिर उसमें आपने जो भी बताया होगा वो परफॉर्म होगा। ठीक है, तो दोनों फील्ड में ऑन चेंज इवेंट पे हम डेटा सेट करवाने वाला काम कर लेते हैं। कहीं भी करवा लेते हैं, यहाँ करवा लेते हैं। ठीक है, पहली फील्ड, इस पे मैंने लगा दिया ऑन चेंज। ऑन चेंज, ऑन चेंज का सी आप कैपिटल रखना। ठीक है, ये हमारा क्या है? इवेंट लिसनर है। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करोगे, जब भी आप इनपुट फील्ड में कोई चेंज करोगे, है ना, जैसे यूज़र कुछ टाइप करता है तो तब ये आपका ट्रिगर होता है। ट्रिगर होता है मतलब इसमें जो आप लिखते हो वो परफॉर्म होता है। ठीक है, जो भी आपने इसमें एक्शन दिया हुआ है वो परफॉर्म होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? एक एरो फंक्शन बना देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा ई। ई क्या है? हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट, है ना। इसको इवेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हमें मिलता है जैसे इवेंट फायर होता है। कौन सा इवेंट? यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ऑन चेंज इवेंट परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो वो एक इवेंट फायर हो रहा है। तो उस इवेंट की जो डिटेल है, मतलब इवेंट किसने किया और उस उस जो हमारी फील्ड है उसमें क्या वैल्यू है, वो सब हम इससे गेट कर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल इस ई के अंदर होती है ना। तो यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन बना दिया एंड यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया सेट यूज़र नेम को। ठीक है, सेट यूज़र नेम को कॉल किया एंड इस इवेंट के थ्रू मुझे क्या चाहिए? इसकी वैल्यू चाहिए। नाम वगैरह तो चाहिए नहीं, मुझे वैल्यू चाहिए, जो कि मुझे सेट यूज़र नेम के थ्रू मैं सेट करवा दूंगा हमारे ऊपर बने हुए स्टेट वेरिएबल, जिसका नाम था यूज़र नेम। ठीक है, इसके अंदर मुझे वो सेट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे इस फील्ड का वैल्यू चाहिए, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मतलब इस वाले फील्ड का हमें क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। तो आप लिखोगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर इस कंट्रोल का नाम चाहिए, वैसे नाम तो मैंने दिया ही नहीं है यहाँ पे, नाम अगर देता तो उसका नाम भी मैं गेट कर सकता था, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, बट उसकी नाम की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे उसकी वैल्यू की ज़रूरत है। तो मैंने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखा। सिमिलरली हम दूसरी फील्ड के लिए भी ऐसा ही करेंगे। इतने पार्ट को कॉपी कर लिया। ये हमारा इस सेटर फंक्शन जो है ऊपर बना हुआ है उसको हमने यूज़ किया है। उसके थ्रू हम सेट कर रहे हैं ये वैल्यू किसके अंदर सेट होगी? ये हमारे यूज़र नेम वाले स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगी, है ना। क्यों सेट हो जाएगी? क्योंकि उसके सामने हमने ये फंक्शन का नाम लिखा हुआ है ना, तो ये जब वैल्यू सेट करता है तो वो इसमें सेट होती है, ये जब वैल्यू सेट करेगा तो वो इसमें सेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड में भी वही काम कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लास्ट में भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। ऑन चेंज जैसे ही इस फील्ड में टाइप होगा, तो जो भी टाइप होते जाएगा उस वैल्यू को हमने लिया और सेट करवाएंगे किसके थ्रू? सेट पासवर्ड, सेटर सेट पासवर्ड जो हमारा सेटर फंक्शन था उसके थ्रू। ठीक है, तो ई डॉट टारगेट वैल्यू आपने यहाँ भी लिख दिया। तो ये आपका जो सेकंड वाला स्टेट वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू सेट कर देगा इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा काम आप क्या करते हो? एक काम आप ये करते हो कि यहाँ जो टाइप करोगे वो स्टेट वेरिएबल में डालते हो, और हमें दोनों तरफ से आप बाउंडिंग आप बोल सकते हो, या जो भी हैंडशेक वगैरह बोल सकते हो, मतलब स्टेट वेरिएबल के अंदर सेट करते हो, और स्टेट वेरिएबल में अगर कुछ होता है तो वो आप इसमें भी सेट करते हो। ठीक है, एक तो हमने फील्ड में जो डाला वो स्टेट वेरिएबल में सेट किया, और अगर स्टेट वेरिएबल में कुछ है तो वो इसके अंदर आ जाए वैल्यू के थ्रू। ये मैंने प्रैक्टिकल भी वहाँ पे बताया हुआ है,
डेली एक्सपेंस ट्रैकर वाले प्रोजेक्ट में और अपनी मार्न स्टेक वाली सीरीज़ में भी। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस स्टेट वेरिएबल के अंदर अगर कुछ डेटा है तो वो इसके अंदर आ जाए, वैल्यू इक्वल टू करके हम लिख देंगे विथआउट डबल कोट्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पासवर्ड है, तो जो भी इस वाली स्टेट वेरिएबल में डेटा होगा तो वो इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से ये बाइंडिंग हो गई। एक तो हमने फॉर्म का डेटा स्टेट वेरिएबल्स में डाल दिया ऑन चेंज पे, और अगर उसमें कुछ है वो इसमें आ जाए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डेटा स्टेट वेरिएबल के अंदर डालने का काम। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें इसको, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट से दिखेगा क्या, एप्लीकेशन, कंपोनेंट्स में दिख जाएगा आई थिंक। ब्राउज़र, राउटर, ये सब क्या लिख के आ रहा है इतना सारा। कंपोनेंट्स के अंदर अगर मैं देखूं, ये हमारा ऐप है, ऐप के अंदर ब्राउज़र, राउटर ये सब लगाए थे हमने। राउट्स, एडमिन लॉगिन। ठीक है, ये देखो ये हमारा एडमिन लॉगिन है। एंड इसके अंदर मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा हमें। प्रॉप्स वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इसका एक्चुअली मैंने नाम भी सेट नहीं किया ना, तो इसीलिए। ओके, चलो कोई नहीं, आप देख सकते हो मेरे उसमें। वैसे दिखाना चाहिए ये। चलो इसको आप देख लेना, उसमें मेरा जो दूसरा वाला सीरीज़ है डेली एक्सपेंस ट्रैकर वाले में, उसमें मैंने आपको दिखाया था। हम्म, इसमें अभी शो नहीं हो पा रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। एडमिन लॉगिन, अभी आ गया। रिफ्रेश नहीं हुआ होगा प्रॉपरली। ठीक है, लोड नहीं हुआ होगा। अभी ये दो स्टेट वेरिएबल आ गए ना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने कुछ लिखा तो ये यहाँ पे सेट हो गया, यही मैं बता रहा था। और अगर यहाँ कुछ लिखते हैं तो वो हमारे इस फील्ड में कैसे आएगा, वैल्यू के थ्रू। ठीक है, ये आ गया। तो वही चीज़ है ना, यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो स्टेट वेरिएबल में जाएगा, और स्टेट वेरिएबल में कुछ लिखें तो यहाँ कुछ लिखा तो स्टेट वेरिएबल में कैसे जाएगा, ऑन चेंज के थ्रू। और जब हम स्टेट वेरिएबल में कुछ लिखेंगे तो यहाँ कैसे आएगा, वैल्यू के थ्रू। तो ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, वो कंपाइल नहीं हुआ होगा इसीलिए आपको पहले डिस्प्ले नहीं हो रहा था। ओके, ये हो गया। तो इसके अंदर तो डेटा आ गया। अब इसके अंदर डेटा आया तो उसके बाद ये डेटा हमें बैकएंड तक ले जाना है। बैकएंड पे हमें एक एपीआई बनाना पड़ेगा। तो चलो एपीआई बना लेते हैं पहले। तो एपीआई किस यूआरएल पे रहेगा ये भी बताना पड़ेगा। बैकएंड का कुछ यूआरएल रहेगा ना, ये तो फ्रंट एंड का यूआरएल है। इसी तरह बैकएंड का यूआरएल हमारा 8000 पे रहेगा। ठीक है, अभी क्या हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, इसीलिए काफ़ी धीरे धीरे समझ रहे हैं। जैसे एक आध फॉर्म का काम हो जाएगा ना, फिर थोड़ा फास्ट हम कर देंगे, क्योंकि आप समझ चुके होगे तो फिर जल्दी जल्दी फॉर्म को कॉपी करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी समझना ज़रूरी है। जो बिगनर्स हैं उनको टाइम लगता है समझने में, इसीलिए धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फ्रंट एंड का यूआरएल होता है ना, उसी तरह बैक एंड का भी रहेगा। बैक एंड 8000 पे हमारा, पाइथन जेंगो 8000 पे होता है डिफ़ॉल्ट, और रिएक्ट हमारा 3000 पे है डिफ़ॉल्ट। ओके, तो देखो बैकएंड में हमारा, अगर मैं बैकएंड में जाऊँ, ये मेरा बैकएंड वाला पार्ट है, उसके अंदर फूड ऑर्डरिंग नाम का हमारा क्या है, ऐप है। ऐप का नाम फूड ऑर्डरिंग है। तो एक तो तरीका होता है कि ऐप स्पेसिफिक यूआरएल्स आप बना सकते हो, या फिर
आप जो प्रोजेक्ट है आपका बैकएंड, उसके अंदर वाले यूआरएल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं जस्ट क्या करता हूँ, जैसे हम अलग से ऐप बनाते हैं ना, जैसे ये एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आपकी कोई जैसे ऐप है ब्लॉग नाम की, तो उसके यूआरएल आप इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हो। तो हमारी ब्लॉग नाम की तो नहीं है, हमारी जो ऐप है वो फूड ऑर्डरिंग नाम की है। ये हमने ऐप बनाया हुआ था फूड ऑर्डरिंग नाम का, बैकएंड के अंदर आपने जो नाम से बनाया होगा वो नाम आप यूज़ कर लेना। तो मैंने बताया फूड ऑर्डरिंग नाम का मेरा जो ऐप है, फूड ऑर्डरिंग नाम का मेरा जो ऐप है, उसके सारे के सारे यूआरएल्स मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ पे अगर इनिशियली कुछ देना चाहते हो, जैसे इसने बताया कि ब्लॉग एप्लीकेशन है, तो सारे के सारे ब्लॉग एप्लीकेशन के यूआरएल इसके बाद आएंगे। इसके बाद कुछ भी हो सकता है, जैसे इसके बाद एडमिन लॉगिन है, या इसके बाद डैशबोर्ड है, या इसके बाद कुछ भी है, लेकिन शुरू में हम एक आइडेंटिटी इसकी रखना चाहते हैं कि ब्लॉग वाले सारे ब्लॉग के अंदर हैं, या कोई दूसरी ऐप है तो उसका नाम दे दिया। यहाँ पे 3-4 ऐप भी हो सकती हैं, तो हमारी तो एक एक ही है फूड ऑर्डरिंग। तो मैं चाहता हूँ हमारे जितने भी यूआरएल रहें वो इसके बाद हों, एपीआई स्लेश के बाद। ओके, जनरली हम क्या कर रहे हैं, एपीआई तो बना रहे हैं ना, तो सारे के सारे एपीआई मेरे इस यूआरएल के बाद रहेंगे, बेस यूआरएल के बाद ये आएगा। उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है, एडमिन का लॉगिन या एड कैटेगरी अलग अलग बनेंगे। एडमिन लॉगिन हो गया, एड कैटेगरी हो गया, अलग अलग ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा, आपने अगर मेरा डेली एक्सपेंस ट्रैकर वाला प्रोजेक्ट देखा होगा तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। हमने पूरा उसको देख लेना, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इंक्लूड, अब इंक्लूड को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसने बताया भी है इंक्लूड को इंपोर्ट करो। तो पाथ के बाद आप यहाँ पे इंक्लूड लिख देना। ठीक है, इंक्लूड लिख दिया, तो हम इस इंक्लूड फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये हमें हेल्प कर रहा है कि जितने भी हमारे यूआरएल्स होंगे वो सारे हम इस यूआरएल पे एक्सेस कर पाएंगे एपीआई स्लेश के बाद। फिर जो स्पेसिफिक होगा वो हम अलग से बताएंगे किसके अंदर, फूड ऑर्डरिंग ऐप के अंदर। ये तो हमारा प्रोजेक्ट के अंदर वाला, देखो एक प्रोजेक्ट के अंदर यूआरएल्स डॉट पी वाई फाइल है, और एक हम फूड ऑर्डरिंग के अंदर अलग से बताएं बनाएंगे, तो दो हो जाएंगी फाइल। तो फूड ऑर्डरिंग पे ध्यान से आप देखो, फूड ऑर्डरिंग पे मैंने राइट क्लिक किया और न्यू फाइल बना दी। कहाँ पे, फूड ऑर्डरिंग पे, जो कि हमारा क्या था, ऐप था। आपने जो भी नाम दिया है वो दे देना, यूआरएल्स डॉट, ठीक है, जो भी ऐप का नाम दिया है वो आप यहाँ पे यूज़ करना। फाइल का नाम तो यही रहेगा, यूआरएल्स डॉट पी वाई। ठीक है, तो ये दो यूआरएल्स डॉट पी वाई फाइल हो गई, एक बैकएंड के अंदर जिसके अंदर बस इतना आपको काम करना है, बाकी सारा काम जो भी एपीआईज बनाओगे वो इसके अंदर करोगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, या तो एक काम करता हूँ, इससे थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये यही सेम तरीका कुछ कुछ यूज़ होगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया कट, और इसमें इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एडमिन वाला तो यहाँ पे नहीं चाहिए, वो तो हमारा प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे पाथ वगैरह इंक्लूड की भी ज़रूरत नहीं है, इंक्लूड तो हम प्रोजेक्ट वाले यूआरएल्स डॉट पी वाई में करते हैं। यहाँ तो जस्ट हम स्पेसिफिक इस ऐप के जो स्पेसिफिक यूआरएल होंगे वो देंगे। तो सारे के सारे हमारे यूआरएल एपीआई स्लेश के बाद रहेंगे, तो एपीआई स्लेश हमने लिख दिया है प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद क्या रहेगा वो इसमें बताएंगे। जैसे हमारा रहेगा एपीआई स्लेश एडमिन डैश लॉगिन। ठीक है, तो ये हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम एक बार लिख चुके हैं वहाँ पे, तो वो लगा हुआ है। यहाँ पे नहीं भी लगा हुआ, लेकिन वहाँ पे लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, इतना हो गया। अब जब ये यूआरएल पे रिक्वेस्ट आएगी तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि हमारा एपीआई रहेगा, जिसको आप एपीआई बोलते हो, है ना, जिसमें एक्चुअल में लॉजिक रहेगा कैसे उस डेटा को रिसीव करना है, उस पर क्या काम करना है, फिर बैकएंड से उसको कम्युनिकेशन करवाना है।
फ्रंट एंड को बैक एंड से कम्युनिकेशन करवाने में मदद करनी है, वही तो काम होता है एपीआई का। ठीक है, तो है ना, डेटाबेस से कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करना है, तो वही काम होता है एपीआई का। फ्रंट एंड से डेटा आएगा, उसको रिसीव करेंगे, अलग हो सकता है जेसन फॉर्मेट में आता है तो जेसन फॉर्मेट में उसको रिसीव करेंगे, फिर बैकएंड में उसको कन्वर्ट करना पड़े तो कन्वर्ट करेंगे, फिर उस डेटा को लेंगे डेटाबेस में चेक करेंगे या इंसर्ट अपडेट जो भी करना होगा वो करेंगे इस एपीआई के अंदर, फिर रिस्पॉन्स भेजेंगे वापस फ्रंट एंड को। ये काम होता है एपीआई का। तो ये हमारा एपीआई का नाम हो गया। बट यहाँ पे अभी ये रेड लाइन आ रही है क्योंकि ये बनाया नहीं है। ये बनाते कहाँ पे हैं? व्यूज़ के अंदर। एंड व्यूज़ के अंदर बनाते हैं तो यहाँ पे यूज़ कैसे कर पाएंगे? उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप करोगे इंपोर्ट डॉट व्यूज़। डॉट मतलब हमारी करंट जो ऐप है उसकी बात हो रही है। व्यूज़ डॉट हमारा जो ऐप है, डॉट मतलब हमारी जो ऐप का नाम है उसके अंदर व्यूज़ वाली जो फाइल है वहाँ से आप इंपोर्ट कर लो। नहीं, फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा यहाँ पे, इंपोर्ट नहीं। फ्रॉम डॉट व्यूज़ इंपोर्ट स्टार। ठीक है, स्टार लिखोगे या तो ये लिख दोगे, लेकिन ये लिखोगे ना तो एक ही हमारा फंक्शन इंपोर्ट होगा, ये वाला। अब हो सकता है मैं 10 फंक्शन बनाऊंगा, तो 10 फंक्शन बनाऊंगा तो बार बार अलग अलग ना लिख के मैं स्टार लगा दूंगा। ठीक है, स्टार लगाने से क्या होगा कि जितने भी हम व्यूज डॉट पी वाई के अंदर एपीआईज बनाएंगे, एपीआई फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बेस्ड एपीआईज बनाएंगे, तो वो सारे एक ही बार में इंपोर्ट हो जाएंगे, बार बार अलग नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज 8 कैटेगरी का है तो उसके लिए मुझे अलग से ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बार बार ना लिखना पड़े, एक ही बार में हो जाए, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से स्टार लगा दोगे यहाँ पे। ठीक है, अभी शायद यहाँ पे रेड लाइन दिखाएगा स्टार लगाने से, मतलब येलो लाइन, क्योंकि हमने ये बनाया नहीं है एक्चुअल में। व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर हमें ये बनाना पड़ेगा। तो हम आते हैं व्यूज़ डॉट पी वाई में एंड इसको बना लेते हैं। तो ठीक है, ये व्यूज़ डॉट पी वाई आपको कहाँ मिलेगा? फूड ऑर्डरिंग के अंदर। ओके, इसके अंदर आप सबसे पहले फंक्शन बना लेना, डिफाइन, एंड नाम आप क्या दोगे? वही दोगे जो आपने यहाँ दिया है। तो ये आपका येलो लाइन भी हट जाएगा, ये दिया मैंने यहाँ पे। एंड इसके अंदर हम क्या पास करते हैं? रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट ही तो आता है ना एपीआई के पास, तो उस रिक्वेस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है। ठीक है, रिक्वेस्ट आया है तो कौन सा मेथड है, मतलब पोस्ट है, गेट है, या पुट है, या डिलीट है, ये चीज़ें आपको पता होंगी। पोस्ट इंसर्शन जो होता है फॉर्म का डेटा जब आता है। पुट, पुट आपका एडिट के लिए होता है। डिलीट समझ ही सकते हो, डिलीट के लिए होता है। गेट जब डेटाबेस से डेटा रीड करवाना हो उस केस में। ओके, ये हो गया रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे हमने लास्ट में रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ पास करेंगे, अभी मैंने सही खाली रख दिया है। ठीक है, अभी हटा देते हैं चलो इसको। तो ये इधर तो हट जाएगी, अब ये रेड जो येलो लाइन था वो हट गया। ओके, अब इसके अंदर काम करते हैं, है ना। तो क्योंकि ये आपने बना दिया है तो उसको उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है, उसको इसके अंदर वो फंक्शन मिल गया है व्यूज डॉट पी वाई के अंदर। क्योंकि हमने स्टार लिखा है तो जितने भी फंक्शन इसमें बनाएंगे वो सारे के सारे इसको यहाँ पे मिलते जाएंगे, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पता करना पड़ेगा कि ये जो हमारा रिक्वेस्ट है वो कौन सा रिक्वेस्ट है, पोस्ट वाला है, गेट वाला है, किस तरीके का रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे हम DRF यूज़ कर रहे हैं, मतलब जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे? एट दी रेट API अंडरस्कोर व्यू का यूज़ करके। ठीक है, एट दी रेट API अंडरस्कोर व्यू, एंड इसके अंदर आप पास कर दोगे, क्योंकि ये हमारी एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, फॉर्म से हमारे पास डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे आप पोस्ट लिखोगे। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो पोस्ट रिक्वेस्ट पे ही चलेगा। ओके, तो ये यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा,
तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो इंपोर्ट स्टेटमेंट रहेगा वो होता है ये हमारा रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर होता है। तो आप लिखोगे फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क डॉट डेकोरेटर्स। ठीक है, ये क्या है, एक डेकोरेटर है। जो डेकोरेटर होता है उसमें फंक्शन के ऊपर हम डेकोरेटर यूज़ करते हैं @ लगा के। ठीक है, एक फंक्शन की तरह ही होता है डेकोरेटर, जो आपके एक्चुअल फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं किए बिना काम करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा import API अंडरस्कोर व्यू। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपका जो रिक्वेस्ट है, मतलब ये फंक्शन कौन से रिक्वेस्ट पे चलेगा, पोस्ट वाले रिक्वेस्ट पे या गेट वाले पे। ठीक है, जैसे इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें DRF का यूज़ नहीं किया था, मतलब जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं किया था। तो वहाँ पे मैं कैसे कर रहा था, वहाँ पे मैंने अलग से चेक किया था, इफ रिक्वेस्ट बराबर पोस्ट है, इफ रिक्वेस्ट बराबर गेट है, इस तरीके से चेक किया था कंडीशन लगा के। ठीक है, इस तरीके से चेक किया होगा आई थिंक मैंने, रिक्वेस्ट अगर पोस्ट है गेट है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने API अंडरस्कोर व्यू का यूज़ किया, और इसमें हम मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, एक ही फंक्शन अलग अलग रिक्वेस्ट पे भी काम करता है। वो हम आगे करेंगे, कुछ फंक्शन ऐसे बनेंगे जिसमें हमें हो सकता है दो काम एक साथ करना पड़े। ठीक है, अब देखो फ्रंट एंड से हमारे पास क्या आएगा, यूज़र नेम आएगा, हमने रिसीव कर लिया यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स के अंदर। जो चीज़ें काम की नहीं है वो मैं थोड़े हटा देता हूँ पेजेस अभी यहाँ पे। ठीक है, देखो फ्रंट एंड से हमारे पास यूज़र नेम आएगा, पासवर्ड आएगा। कैसे आएगा, वो हम एक फंक्शन बना के भेजेंगे। तो जो भी हमारे पास यूज़र नेम आएगा उसको हमें रिसीव करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आएगी उसकी सारी डिटेल इसके अंदर होती है। जो भी डेटा आया फॉर्म का उसको आप गेट कर सकते हो। तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट डेटा डॉट गेट, एंड इसके अंदर मैंने दे दिया यूज़र नेम। ठीक है, हमारे पास वहाँ से यूज़र नेम आएगा, हम भेजेंगे अभी। ठीक है, जैसे ही फॉर्म को कोई सबमिट करेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो हमें इस यूज़र नेम पासवर्ड को सेंड करना है, जो कि ऑलरेडी हमने स्टेट वेरिएबल्स के अंदर रखे हुए हैं। तो उसको हमने गेट कर लिया यूज़र नेम को, और यूज़र नेम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। सिमिलरली जो दूसरा फील्ड था पासवर्ड वाला, उसका डेटा भी हम गेट करेंगे और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया पासवर्ड। ये वाला नाम आपका वही होना चाहिए जो आप फ्रंट एंड से भेजोगे। ठीक है, रिएक्ट से जो आप भेजोगे फ्रंट एंड से वही नाम होना चाहिए। ये नाम और ये नाम अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा जुकाम सा हो रहा है मेरे को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी डिले हो रहा था। ओके, तो ये दोनों हमने वैल्यूज़ यहाँ पे गेट कर ली। अब हमें अथेंटिकेट करना है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे जो एडमिन क्रिएट किया था वो सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करके किया था, पहले या सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था, है ना। तो अथेंटिकेट फंक्शन से वो सॉरी क्रिएट सुपर यूज़र से जो हम यूज़र बनाते हैं, तो हमने एडमिन यूज़र बनाया था, नॉर्मल यूज़र नहीं बनाया था। क्रिएट सुपर यूज़र से आपका एडमिन यूज़र क्रिएट होता है, जिसको आप स्टाफ बोलते हो, स्टाफ यूज़र। तो वो जो स्टोर होता है आपका, कौन से टेबल में स्टोर होता है, यूज़र्स टेबल में, जो कि ऑलरेडी बना हुआ टेबल हमें जेंगो देता है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन भी वो देता है अथेंटिकेट। अथेंटिकेट फंक्शन आपका उसी टेबल पे काम करेगा, यूज़र टेबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा अथेंटिकेट, बट इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब, जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ओथ इम्पोर्ट अथेंटिकेट। ठीक है, तो अब इस अथेंटिकेट को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये अथेंटिकेट फंक्शन के अंदर आप चेक कर सकते हो
कि जो यूज़र नेम हमें भेजा गया है, हम फ्रंट एंड से हमारे पास आया है, क्या वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसमें हमने चेक कर लिया, अगर यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नाम का जो टेबल है, पहले से बना हुआ जो टेबल हमें जेंगो देता है, उसके अंदर अगर ये डेटा एग्जिस्ट करता है तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, उस पार्टिकुलर यूज़र को ये रिटर्न कर देगा। और अगर वो डेटा नहीं होगा, अगर इस यूज़र नेम पासवर्ड का कोई भी पर्सन डेटाबेस में नहीं है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। या तो ये नन रिटर्न करता है या तो ये उस पार्टिकुलर यूज़र को रिटर्न करता है, पार्टिकुलर यूज़र इंस्टांस को रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ पे लिखा, इंडेंटेशन ध्यान से बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये जो फ्रंट एंड से हमारे पास डेटा आया उसको वेरिएबल्स में रिसीव किया और चेक कर लिया कि अगर ये यूज़र नेम पासवर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको चेक करो, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पार्टिकुलर यूज़र को रिटर्न करो, और नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो आप क्या रिटर्न करो, नन रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अब या तो यूज़र के अंदर डेटा आया होगा या नहीं आया होगा, तो उसको चेक कर लेंगे। हमने देखा इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसका नाम मैंने यूज़र रखा है, तो मैं चेक कर लूँगा कि यूज़र के अंदर जो डेटा आया है अगर वो नोट नन है, तो नोट नन किस केस में होगा, जब हमने सही यूज़र नेम पासवर्ड फिल करके भेजा होगा। ठीक है, सही यूज़र नेम पासवर्ड फिल करके भेजा होगा तो ये नोट नन होगा। और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि सिंपल यूज़र नहीं होना चाहिए, एडमिन यूज़र की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा जो यूज़र है वो नोट नन होना चाहिए, मतलब अवेलेबल होना चाहिए यूज़र, और वो स्टाफ यूज़र होना चाहिए, मतलब एडमिन होना चाहिए। इज अंडरस्कोर स्टाफ के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि अगर वो स्टाफ यूज़र है और वो नन नहीं है, तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है रिस्पॉन्स कि आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है, सही यूज़र नेम पासवर्ड है, वेरीफाई हो गया। और हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया कि वो एडमिन यूज़र है, तो हमने यहाँ पे फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स दे दिया। रिस्पॉन्स को यूज़ करने के लिए भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के थ्रू, फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क इंपोर्ट रिस्पॉन्स। ये किसके अंदर होता है, रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स के अंदर होता है। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा, धीरे धीरे आप करते रहोगे ना कौन सी चीज़ किसके अंदर होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। अब फ्रंट एंड को हमारे पास जो फ्रंट एंड के पास जो रिस्पॉन्स जाएगा वो जेसन फ्रेंडली फॉर्म में जाता है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आप पास करोगे। ठीक है, जेसन स्ट्रक्चर यही होता है इस तरीके से की वैल्यू के फॉर्म में। तो मैसेज कॉलन है ना, डिक्शनरी के फॉर्म में आप समझ लो यहाँ भेज रहे हो, लॉगिन सक्सेसफुल। तो हमने एक तो ये मैसेज सेंड कर दिया, की वैल्यू ये हमारा हो गया। इसी तरह कुछ दूसरा डेटा भेजना है, जैसे मुझे देखो हमने डेली एक्सपेंस ट्रेकर वाले प्रोजेक्ट में भी किया था कि जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उसका कुछ डेटा हम लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर देंगे, ताकि हम उसको वेरीफाई कर पाएँ। जो अथेंटिकेट वाले पेजेस होंगे ना हमारे, अथोराइज्ड वाले जो भी आप बोलते हो उनको, सिक्योर जिन पेजेस को हम सिक्योर करना चाहते हैं कि डायरेक्टली कोई बिना लॉगिन के उस पेजेस पे ना चले जाए, तो वो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएँ, या लॉग आउट करें तो हम उस पर्टिकुलर यूज़र को दोबारा अगर वो चले जाए अंदर तो अंदर ना जा पाए, डायरेक्ट लॉगिन करने के बाद ही जा पाए। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज के अंदर या सेशन का यूज़ करके। अभी हम लोकल स्टोरेज का यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो यूज़र का नाम है उसको सेट उसको भी यहाँ भेज देते हैं, ताकि हम फ्रंट एंड में फिर उसको रिसीव करके लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कर पाएँ। ठीक है, तो जो भी यूज़र का नाम है वो अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया। जो भी यूज़र ने दिया होगा, जो भी हमने फ्रंट एंड से भेजा होगा, उसी को वापस हमने इसमें भेज के फ्रंट एंड को भेज देंगे रिस्पॉन्स में। ठीक है, एंड सब कुछ अगर सही है तो हमारा स्टेटस हमने भेज दिया
200। ठीक है, फिर फ्रंट एंड पे हम चेक कर लेंगे, अगर स्टेटस हमारा 200 है मतलब सब कुछ सही है, एवरीथिंग ओके। ये स्टेटस कब कब भेज दें, जब सब कुछ आपका सही रहता है। और अगर कुछ गलत होगा, ठीक है, गलत कब होगा, जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी। अगर यूज़र के अंदर नन आता है मतलब आपने यूज़र नेम पासवर्ड गलत दिया है, या फिर वो स्टाफ यूज़र नहीं है, उस केस में आपका ये एफ़ वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो ये एफ़ के अंदर वाला पार्ट भी नहीं चलेगा। उस केस में आप क्या करोगे, अगर एफ़ की कंडीशन गलत होती है तो आपका ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, इसमें भी आपने रिस्पॉन्स भेज दिया, रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स दे दिया इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। ये जो रिस्पॉन्स हम भेज रहे हैं ये हम फिर फ्रंट एंड पे यूज़ कर सकते हैं, क्रीडेंशियल्स। और यहाँ पे मैंने ये सब हटा दिया, केवल ये मैसेज में भेज दूंगा। ये हमारा की हो गया, वैल्यू हो गया, और स्टेटस मैंने दे दिया 401 दे दिया। 401 का मतलब होता है अनअथोराइज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स चले जाएगा। तो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी फ्रंट एंड से, पोस्ट रिक्वेस्ट, एंड हमने रिक्वेस्ट डेटा से ये सारा डेटा निकाला, यूज़र नेम पासवर्ड जो भी हमारा फॉर्म से आया था, अथेंटिकेट से हमने वेरीफाई किया यूज़र को, अगर एग्जिस्ट करता है तो ये हमें उस पार्टिकुलर यूज़र इंस्टांस को रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें नन रिटर्न करेगा। हमने चेक कर लिया, अगर ये नन नहीं है मतलब हमें डेटा यहाँ पे मिला है और वो एडमिन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो एडमिन है मतलब इज अंडरस्कोर स्टाफ है, तो आपको ये रिटर्न रिटर्न करना है फ्रंट एंड को, अदरवाइज आपको ये रिटर्न करना है। अब फ्रंट एंड के पास ये कब रिटर्न होगा, पहले तो हमें फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी इस यूआरएल पे। ठीक है, और ये यूआरएल हमें, ये यूआरएल रहेगा, इसके आगे एपीआई भी रहेगा, वो हमने बता दिया है हमारे बैकएंड प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे, तो ऑन सबमिट पे हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो हमें रिक्वेस्ट भेजना है। ठीक है, और कुछ चीज़ें और इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखो, हमें सक्सेस और एरर मैसेज भी दिखाने हैं, और टोस्टिफाई का यूज़ करके हम दिखाएंगे, टोस्ट कंटेनर का यूज़ करके, जो कि हमने इंस्टॉल भी किया था। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं टोस्ट टोस्ट कंटेनर को। ठीक है, इसका यूज़ करके हम जो सक्सेस और एरर मैसेज होगा, जैसे लॉगिन सक्सेसफुल या फिर इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, वो मैसेज दिखाएंगे। तो टोस्ट के थ्रू हम दिखाएंगे, थोड़ा सा उसका डिज़ाइन अच्छा लगता है। टोस्ट, TOAST कंटेनर, हिंट नहीं आ रहा मेरे पास, TOAST टोस्ट कंटेनर होता है। सॉरी, ये टी में क्यों कैपिटल लिख रहा हूँ, कंटेनर। ठीक है, कहाँ से मिलता है ये हमें, रिएक्ट टोस्टिफाई के थ्रू मिलता है। इसको हमने इंपोर्ट इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक है, टोस्ट टोस्ट कंटेनर दोनों को इंपोर्ट कर लिया। एंड यहाँ पे आपको बताना भी पड़ेगा, फ्रंट एंड में आपको टोस्ट कंटेनर देना भी पड़ता है, तभी आपको वो डिस्प्ले होता है। और एक चीज़ और होती है, वो भी कर लेते हैं, इसका CSS भी तो लगाना पड़ता है, वो अब मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये सब अभी तक वही सब यूज़ हो रहा है, बस DRF आपके लिए नया है। ठीक है, तो हमें CSS भी इंपोर्ट करना पड़ता है, कौन सा, टोस्ट कंटेनर वाला। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डॉट डॉट, डॉट डॉट नहीं, यहाँ पे आता है रिएक्ट टोस्टिफाई। ये आप यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है, एप एप डेटा के अंदर नहीं, नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपको ये मिलता है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर आप चेक भी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा रिएक्ट टोस्टिफाई स्लेश डिस्ट फोल्डर के अंदर ये होता है। डिस्ट फोल्डर के अंदर फर्दर हमारा फोल्डर होता है रिएक्ट टोस्टिफाई, रिएक्ट टोस्टिफाई .css। ठीक है, स्पेलिंग सही से लिख लेना, रिएक्ट टोस्टिफाई
.css। ठीक है, ये आप देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर डिस्ट फोल्डर होगा एंड फर्दर उसके अंदर ये फाइल होगी। एंड इसके लिए आप यहाँ पे टोस्ट कंटेनर को भी यूज़ करते हो। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया टोस्ट कंटेनर, TOST, टोस्ट कंटेनर। एंड इसमें आप चाहो तो टाइम भी बता सकते हो। टाइम वाला कंसेप्ट मैंने नहीं बताया था ना, यहाँ बता देता हूँ आपको। टाइम वाला कंसेप्ट भी मैंने देखा कि हम टाइम भी यहाँ सेट कर सकते हैं कि अपने आप बंद हो जाए, ऑटो क्लोज। ऑटो क्लोज में जैसे आपने दे दिया 2000, तो ये 2 सेकंड बाद मिली सेकेंड्स के फॉर्म में होता है। तो जैसे मैंने 2000 दिया, ऑटो क्लोज 2000, क्या हो गया इसको, टोस्ट कंटेनर ऑटो क्लोज, कुछ मिस्टेक हो गई क्या? कहीं कुछ चेंज हो गया लगता है, अंडू कर देता हूँ। हम्म, इस पूरे को हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या दिक्कत हो गई हमारी, फिर से लिख देते हैं। स्लेश लगा दिया पहले यहाँ पे, और यहाँ मैंने लगा दिया टोस्ट कंटेनर। ठीक है, रेड लाइन क्यों आ रही है यार, इसको शायद डिव के अंदर देना पड़ेगा। डिव के अंदर लगा देते हैं, कहीं पे भी लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। बाहर लगाने से शायद प्रॉब्लम आ रही है ना, अंदर लगा देते हैं, क्योंकि एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए ना। ठीक है, अभी हम एक पब्लिक लेआउट भी बनाएंगे, नेव बार भी बनाना है, तो तब हम शायद बाहर लगा सकते हैं उसको। ठीक है, और मैं आपको बता रहा था कि इसमें मैं टाइम भी दे सकता हूँ। टाइम के अलावा एक और चीज़ होती है, पोजीशन भी आप दे सकते हो इसमें। पोजीशन जैसे ये जनरली तो टॉप राइट पे आता है, जैसे मुझे सेंटर में करना है तो शायद टॉप सेंटर होता है। टॉप राइट भी लिख सकते हो। टॉप सेंटर मैंने कर दिया तो ये ऐसा ऊपर में आएगा। वैसे ऊपर में अच्छा नहीं लगेगा, एक बार लेकिन चेक कर लेते ना, फिर बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, फिर ऑटो क्लोज भी लगा दिया मैंने। ऑटो क्लोज में मैंने दे दिया टाइम दे दिया। वैसे टाइम इस वाले पेज के लिए हमें ये टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पेज हमें रीडायरेक्ट करेगा, है ना। तो वो हमें टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, फंक्शन जो बनाएंगे ना वहाँ पे देंगे हम कि मैसेज आने के बाद 2 सेकंड बाद रीडायरेक्ट हो जाए। ओके, वो हम लगाएंगे हैंडल लॉगिन के अंदर। हैंडल लॉगिन फंक्शन को यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा ऑन सबमिट पे। तो आपको पता है फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं, सबमिट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये लॉगिन बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो वो हमारा एक सबमिट का बटन है, फॉर्म हमारा सबमिट होगा। ठीक है, ये हमारा बटन था, टाइप इसका क्या है, सबमिट। तो हमारा फॉर्म जो है सबमिट होगा, तो वो ऑन सबमिट इवेंट होता है। जैसे ऑन चेंज इवेंट था, उसी तरह ऑन सबमिट फॉर्म के सबमिट होने पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मैंने यहाँ पे हैंडल लॉगिन नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। ये फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने फॉर्म को सबमिट किया फील्ड्स को भर के, तो हमें हैंडल लॉगिन वाले फंक्शन को चलाना है, और वो हमारे एपीआई तक रिक्वेस्ट भेजेगा, डेटा को ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन। एंड ये हमारा असिंक फंक्शन रहेगा। असिंक फंक्शन क्या करता है, वेट करता है किसी काम के होने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ई को पास कर दिया। ई हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट, जो मैंने बताया था इवेंट की डिटेल रहेगी। ठीक है, अब ये हमारा एरो फंक्शन हो जाएगा। एंड सबसे पहले काम क्या करते हैं हम, प्रिवेंट करते हैं इस फॉर्म का। जो हमारा जो इवेंट है, कौन सा इवेंट है ये, ऑन सबमिट वाला।
तो जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, पेज को रिफ़्रेश करना। तो हमें उस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करना है, रोकना है। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट का यूज़ तो तभी होगा ना जब वो फॉर्म हमारा पेज रीलोड नहीं होगा। पेज रीलोड हो रहा है मतलब वो रिएक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, रिएक्ट का सबसे खास चीज़ तो वही है कि पेज रीलोड ना हुआ हो, बिना पेज रीलोड के हम काम करें, तो उसको हमने रोक दिया, पेज रीलोड ना हो, तब भी हमारी रिक्वेस्ट जा पाए। ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट भेजने वाला काम करेंगे। तो उसके लिए हमने अवेट का यूज़ कर लिया, अवेट फैच। ठीक है, असिंक फंक्शन में हम अवेट का यूज़ करते हैं। एंड कहाँ पे हमको रिक्वेस्ट भेजना है, तो हमारा क्या होगा, बैकएंड हमारा किस पे है, 8000 पे। जैसे फ्रंट एंड हमारा यहाँ पे है 3000 पे, और बैकएंड हमारा कहाँ पे है, 8000 पे, यहाँ पे। ठीक है, इस यूआरएल पे हमारा बैकएंड है। इस पोर्ट, ये उसका बेस एड्रेस है। बेस एड्रेस के बाद मैंने आपको बताया था, मैंने क्या लगाया था, एपीआई लगाया था, आपको याद होगा, देख लेना। सारे के सारे एपीआई हमारे इस बेस एड्रेस पे रहेंगे। और उसके बाद फर्दर मैंने इसका नाम क्या दिया है, एडमिन लॉगिन स्लैश। तो जो नाम आपने यहाँ दिया है वही आप यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट कोई नहीं, आगे जल्दी काम होगा। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो धीरे धीरे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें बता दी अपनी। देखो, रिक्वेस्ट भेजोगे, फिर कुछ बदले में रिस्पॉन्स भी आएगा, तो रिस्पॉन्स को रिसीव करोगे एक वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स को रिसीव कर लिया रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में। ठीक है, पहले रिक्वेस्ट जाएगी और ये यहाँ पे जाके ये पूरा काम होगा। ये देखा उसने, मैच हो गया। मैच हो गया तो इस एपीआई को चला दो, इस फंक्शन को चला दो। इसने देखा, सारा डेटा लिया, ये सब काम किया और रिस्पॉन्स भेजा, और वो रिस्पॉन्स हमारा रिसीव हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बट पहले रिक्वेस्ट अच्छे से भेज तो दें। ये तो यूआरएल बताया, और भी कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। मेथड भी बताना पड़ेगा, गेट है, पोस्ट है। तो हम पोस्ट यूज़ करेंगे, फॉर्म का डेटा हमें भेजना है। ठीक है, पोस्ट एंड हेडर्स भी आप भेजते हो। ठीक है, हेडर्स में आप क्या बताते हो, कंटेंट टाइप बताते हो आपका, कि आप जो यहाँ से डेटा भेज रहे हो किस फॉर्म में भेज रहे हो। तो आप एक बार यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर लिख दोगे कंटेंट टाइप। ठीक है, कंटेंट टाइप का सी कैपिटल और टी कैपिटल, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे आप लिख देना एप्लीकेशन स्लेश जेसन। ठीक है, आप जेसन फॉर्म में डेटा भेज रहे हो, तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन लिखा। उसके बाद आप डेटा क्या भेज रहे हो, आपको ये यूज़र नेम पासवर्ड को सेंड करना है। तो यहाँ पे आप लिखते हो बॉडी, और फिर आप लिखोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ठीक है, ये सब चीज़ हम बहुत बार देख चुके हैं अपने पहले वाले प्रोजेक्ट डेली एक्सपेंस ट्रैकर में, जो कि हमने रिएक्ट प्लस जेंगो पे बनाया हुआ है। उसको आप देख लेना। अब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बॉडी में हमने दे दिया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे हमने दे दिया यूज़र नेम, ओके, यूज़र नेम हो गया और पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो यूज़र नेम पासवर्ड को हमने यहाँ से भेजा। और ये स्ट्रिंगिफाई क्यों करते हैं, देखो ये यूज़र नेम पासवर्ड हमने भेज दिया यहाँ पे, जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स में। स्ट्रिंगिफाई फर्दर कर देते हैं, जैसे जेसन डेटा तो है, लेकिन कुछ डेटा हो सकता है, जैसे की होता है फिर वैल्यू होता है जेसन में। तो वैल्यू हो सकता है, कुछ इंटीजर डेटा भी हो, कुछ दूसरा डेटा हो, तो फर्दर उसको स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं पूरे सबको। ठीक है, ताकि बैकएंड जो है, बैकएंड ओवर नेटवर्क उसको एक्सेप्ट कर सके इजीली। ठीक है, ओके, यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, ये हमने भेज दिया। तो ये तो हमारा रिक्वेस्ट भेजने का काम हो गया, ये पूरा रिक्वेस्ट सेंड करने का काम हो गया।
फिर हमें रिस्पॉन्स आएगा इसके अंदर, रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा था। ठीक है, ये पूरा फंक्शन का पार्ट ही है। इसमें ट्राई केज भी लगा सकते हैं, बट ठीक है हमने नहीं लगाया अभी, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया डेटा नाम का। और फर्दर हम क्या करते हैं, ये जो रिस्पॉन्स आता है उसको रिसीव भी करते हैं जेसन के फॉर्मेट में। तो अवेट डॉट रिस्पॉन्स करते हैं। अवेट क्या करता है, वेट करता है किसी भी काम के होने का, है ना। असिंक फंक्शन के अंदर हम अवेट अवेट का यूज़ करके वेट करते हैं, आगे वाली लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी जब तक कि हमारा जो रिस्पॉन्स आया वो जेसन में कन्वर्ट होके नहीं आ जाता। तो हम वेट करेंगे, आगे वाली लाइन का एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो जेसन डेटा आएगा वो ये वाला आएगा, ये वाला, ये जेसन के फॉर्म में आएगा। और ये तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, स्टेटस रिस्पॉन्स के थ्रू डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। बट बाकी जो था उसको आप फर्दर उसको जेसन में कन्वर्ट करके आपने रिसीव कर लिया डेटा के अंदर। और मैंने कहा स्टेटस जो आया था उसको तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ उसको। मैंने लिखा इफ़ रेस्पॉन्स डॉट, ठीक है, रिस्पॉन्स में हमने दो स्टेटस भेजे हैं। अगर हमारा काम सही होगा, यूज़र नेम पासवर्ड मैच हो गया, तो हम ये स्टेटस भेजेंगे 200, अदरवाइज़ 401। तो मैं चेक कर लेता हूँ अगर 200 है। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स का जो स्टेटस कोड हमें वहाँ से मिला है वो बराबर है किसके, 200 के, 3 बार इक्वल लगा देना यहाँ पे। ठीक है, जो कि डेटा टाइप और वैल्यू दोनों चेक करता है। ओके, तो ऐसा होगा तो हमने टोस्ट का यूज़, टोस्ट पे हम मैसेज दिखा देंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस, टोस्ट डॉट सक्सेस। और सक्सेस का मैसेज आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हो, बट बैकएंड से जब भेजा ये भेजा है ना आपने मैसेज, तो ये मैसेज आप दिखा सकते हो फ्रंट एंड पे। तो ये मैसेज हमें रिसीव हुआ डेटा के अंदर, क्योंकि स्टेटस तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो डेटा था उसको हमने फर्दर कन्वर्ट करके डेटा में रिसीव कर लिया था। और डेटा के थ्रू उसका जो नाम था, ये जो नाम है यहाँ पे, जो भी नाम दिया है, यहाँ मैसेज नाम दिया है, तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया, डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, तो जो भी वहाँ पे मैसेज हमने भेजा है, मैसेज हमने क्या भेजा है, लॉगिन सक्सेसफुल, तो ये मैसेज हमें यहाँ पे आ जाएगा। सक्सेस देंगे तो ग्रीन कलर में आता है। और इसी तरह एरर के लिए हम क्या दे देंगे, यहाँ सेमी कोलन, हाँ ठीक है, एरर के लिए हम हमारा रेड कलर में आ जाता है। ओके, तो ये मैसेज आने के बाद हम चाहते हैं कि हम कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएं, और इसको एक हम उसके अंदर रख लेंगे, सेट टाइम आउट के अंदर रख लेंगे, सेट टाइम आउट। ठीक है, इससे क्या होगा, ये मैसेज हम कुछ देर तक मतलब इस पेज पे रहेंगे ताकि ये मैसेज देख पाएँ, अदरवाइज ना वो फटाफट रीडायरेक्ट हो जाएगा। हमें डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट भी करना है, चाहो तो नेविगेट का यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से भी कर लेते हैं। यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन से भी मैं आपको नेविगेट करना बता देता हूँ। नेविगेट के थ्रू तो आपने देखा ही था डेली एक्सपेंस ट्रैकर में, इसमें भी नेविगेट यूज़ करेंगे, बट मुझे ध्यान आया अभी कि विंडो डॉट लोकेशन से भी कर सकते हैं, तो उसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें सीखना है। जो जो हमें ध्यान में आता है नया नया, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेट टाइम आउट, और इसमें मैंने क्या किया, पहले तो ये मैसेज दे दिया, एंड सेट टाइम आउट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम बता देते हैं कि मैंने टाइम बता दिया 200 मिली सेकेंड। यहाँ पे भी हमने दिया था, बट देखो यहाँ पे ही मैंने दिया था, बट यहाँ पे इसके थ्रू नहीं होगा, क्योंकि इस पेज पे हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं। जिस पेज पे हम वहीं रह जाएंगे तो नीचे वाले उसके मिली सेकेंड के थ्रू काम होगा, बट यहाँ पे हमें इसके थ्रू काम करना पड़ेगा। मैंने नीचे भी दे दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है टोस्ट कंटेनर के अंदर। बट ये क्या करेगा, 2 सेकंड तक वेट करेगा, 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकंड तक वेट करेगा। 2 सेकंड में ये अपना मैसेज भी दिखा देगा, और मैसेज दिखाने के बाद हम रीडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पे, विंडो डॉट लोकेशन का यूज़ करके रीडायरेक्ट करवा देंगे। देखें अगर इससे हो जाता है तो इससे भी हो ही जाता है, मैंने किया हुआ है।
तो सिंगल कोट्स के अंदर आपने बता दिया, आप रीडायरेक्ट करवा दो एडमिन डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये हमने अभी बनाया नहीं है, ये पाथ अभी हमने, इस पाथ पे हमने कोई पेज नहीं बनाया है, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं दे देता हूँ। हम नेक्स्ट इस पे बनाएंगे, इस वाले पाथ पे डैशबोर्ड बनाएंगे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता, 200 नहीं है, मतलब 200 के अलावा कुछ भी है, मतलब ये वाला है 401 वाला, तो हम कहाँ जाएंगे, अपने एल्स पार्ट में चले जाएंगे। इफ़ वाला ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक था, इसके नीचे हमारा एल्स आ जाएगा। तो एल्स में हमने बता दिया कि हमें इसी पेज पे रहना है, कहीं रिडायरेक्ट नहीं करना, बस आप इधर मैसेज दिखा दो, जो भी बैकएंड से इधर आया है उसको दिखा दो। तो लिखा डेटा डॉट मैसेज। चलो अब इसको चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर कुछ मिस्टेक होगी तो हम आने वाले वीडियो में उसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मुझे। ठीक है, मैंने क्या डेटा दिया था, देखो कुछ इधर आ रही है, फेल्ड टू फेच, फेल्ड टू फेच आ रहा है। देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, बैक एंड में है कि फ्रंट एंड में है। ये तो चल रहा है, यहाँ पे कुछ इधर है शायद। नो मॉड्यूल नेम्ड फूड ऑर्डरिंग डॉट यूआरएल्स। तो इसमें क्या दिक्कत आ गया, फूड ऑर्डरिंग डॉट यूआरएल्स। ठीक है, मैं यूआरएल्स डॉट पीवाई एक बार फिर से इसको एक बार ना बंद करके एक बार कर देते हैं चालू। एक बार फिर से देख लेते हैं, कभी कभी वो रीलोड भी नहीं हुआ रहता ना, तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। बाकी ये कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है आई थिंक। अनसपोर्टेड मीडिया टाइप स्लेश एपीआई स्लेश एडमिन डैश लॉगिन। अच्छा, मीडिया टाइप में कुछ बता रहा है, दिक्कत है शायद। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने। हेडर, हो सकता है हेडर में दिक्कत हो, तो एक सेकंड। हेडर्स होता है, हेडर नहीं होता। हेडर्स कोलन कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप कोलन एप्लीकेशन स्लेश जेसन। फिर से चेक करते हैं। अब शायद बैकएंड वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लेते हैं, स्लेश एपीआई स्लेश एडमिन डैश लॉगिन। अब अब क्या दिक्कत आ रहा है, ऑप्शंस स्लेश एपीआई स्लेश एडमिन डैश लॉगिन स्लेश। तो ये हमने यूआरएल तो सही दिया है, 127.8000 स्लेश एपीआई स्लेश एडमिन डैश लॉगिन स्लेश, और ये सब भी सही है। व्यू में देख लेते हैं एक बार, @API_व्यू, और यहाँ पे हमने पोस्ट लगा दिया है। ये भी ठीक है। यहाँ शायद कुछ दिक्कत है क्या, एक मिनट यहाँ चेक कर लेते हैं, दोनों यूआरएल्स में ओपन कर लेता हूँ, इसमें कुछ दिक्कत है क्या। ठीक है, एक तो हमारा यूआरएल्स इसके अंदर है, बैकएंड के अंदर। ठीक है, यहाँ तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा पाथ कॉमा इंक्लूड और एपीआई स्लेश कॉमा इंक्लूड फूड ऑर्डरिंग डॉट यूआरएल्स, ये भी सही लिखा हुआ है।
food ordering, ORDERING, food ordering dot URLs. Then after include food ordering dot URLs API slash, एंड उसके बाद अगर यहाँ जाता हूँ यहाँ भी इसको मिल गया होगा एडमिन डैश लॉगिन स्लैश। ठीक है, एक बार फिर से इसको करते हैं। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो, फिर ज़्यादा टाइम का हो जाता है तो शायद कट वट ना हो जाए। एक्चुअल इधर भी समझ में नहीं आ रही, एक्चुअल में हमने ट्राई कैच नहीं लगाया ना, इसीलिए नहीं आ रही। ऑप्शंस बता रहा है ये, कुछ तो एड्रेस वगैरह में शायद दिक्कत है। 1.1 2000, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, शुरू में इसको कर लेंगे फिर आगे का कोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Ctrl C